हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएमएस सर लेकर आया हूँ आज केमिस्ट्री के लिए आपका ऑनलाइन वीडियो। और स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जीओसी का पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इसे माने अगर अपन जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कंपटीशन क्लासेस की बात करें, आपके एकेडमिक क्लासेस की बात करें, एक महत्वपूर्ण रोल होता है इस पॉइंट का, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और आपका जो केमिस्ट्री का नॉलेज है पूरा नॉलेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो वो जीन्स पे डिपेंड करता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है हाइड्रोकार्बन से, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है इनका साथ में अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में रूढ़ नाम पद्धति आती है, सामान्य नाम पद्धति आती है, साथ में आईयूपीएसी नाम पद्धति आती है। इन सभी को इंक्लूड करते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स अपना रोल प्ले करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, उनके फॉर्मेशंस के लिए, उनके निर्माण के लिए। कैसे हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, किस तरह से हम उनको मेंशन करें, इन सब का जो नॉलेज है, सबका जो संदर्भ है वो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, जीओसी के अंदर पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करते हैं अगर बेसिक पार्ट फर्स्ट ईयर, तो इसमें आपकी जीओसी को कवर करते हुए 3 यूनिट्स कवर होती हैं, जिसमें अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। ये 3 यूनिट आपकी मेजर होती है और इसमें इंक्लूड होती है जीओसी में। किस तरह से अपन इनको मेंशन करेंगे, बात करते हैं अगर यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपके जो टॉपिक्स चलेंगे वो चलेंगे अपन एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन, और साथ में अगर बात करें एल्का डाइईन एंड एल्की इनाइन। इस तरह से ये टॉपिक्स कवर करेगा एल्का डाइईन एंड एल्की इनाइन। आपके जो यूनिट नंबर 3 है 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक्स कवर करेंगे। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के लिए। यूनिट नंबर 4 में आपका जो टॉपिक्स होगा जीओसी के संदर्भ में, वो अपन बात करते हैं एरी एंड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कि एरी यौगिक क्या है और उनकी जो एरोमेटिसिटी है, अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं। रूल्स की बात करेंगे, उनके फॉर्मेशन मेथड्स की बात करेंगे, इन सभी को इंक्लूड करेंगे एरी एंड एरोमेटिसिटी। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में आपका जो टॉपिक्स रहेगा वो चलेगा एल्किन, हैलाइड एंड एरिल। बात अगर हम स्टार्ट करें तो ये 3 ऐसी मेजर यूनिट्स हैं जो आपके जीओसी में इंक्लूड होती हैं, अपना ये रोल प्ले करती हैं। कंपटीशन की बात करें अभी, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि जीओसी एक केमिस्ट्री के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 के संदर्भ में कि एल्केन्स क्या है, एल्कीन्स क्या है, साइक्लोएल्कीन क्या है, वो होते हैं साइक्लोएल्कीन क्या है, एल्का डाइईन और एल्की इनाइन्स की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप भी अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए, पेन और कॉपी हाथ में लेकर रखिए। जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए।
चलिए स्टार्ट करें हाइड्रोकार्बन्स। जीओसी का जो पहला पॉइंट चलता है छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस एमएससी बीएससी से में तो महत्वपूर्ण रोल है। साथ में अपन छोटी क्लासेस की बात करते हैं, स्टार्ट होता है ये मैं मान सकता हूँ कि आपको थोड़ा इसका नॉलेज होगा, तो उसी नॉलेज को हम थोड़ा और विस्तृत करते हैं, बढ़ाते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं? तो सबसे पहले अपन परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा कैसे मेंशन करेंगे, और वो मैं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लीजिए या मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक बार, आप उससे देख के आप लिख सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन मीन्स दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, दो ऐसे एलिमेंट हैं, एटम्स हैं जो मिलकर इस कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं, इस यौगिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और एंड कार्बन क्या होता है? कार्बन एटम्स होता है। तो दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं, ऐसे यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इन दोनों के जुड़ने से जो यौगिक बनेंगे वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाइड करें, ये तो परिभाषा की बात की। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं, संयोग से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा है, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जो हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैसे चेक करेंगे अभी? तो टॉपिक राइट करोगे सर, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स अपन कह सकते हैं वर्गीकरण। अब वर्गीकरण को समझने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको मेंशन करें, किस तरह के ये कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ से बेसिकली अगर अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन की, तो हम जनरली देखते हैं कि दो तरह के कंपोनेंट्स मिलते हैं। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो एक ओपन चेन की तरह होते हैं, इसमें खुली श्रृंखला की तरह होते हैं, और कुछ जैसे बेंजीन टाइप के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो एक रिंग के रूप में इंक्लूड होते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, एक वलय का निर्माण करते हैं। इसी को बेसिस मानते हुए, इसी को आधार मानते हुए हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाइड करते हैं और दो भाग बनाते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला वर्गीकरण के अगर पार्ट की बात करें तो इसको कहते हैं विवृत हाइड्रोकार्बन। विवृत हाइड्रोकार्बन जिसका एक सिंपल नेम है ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन का मतलब खुली हुई श्रृंखला होगी, तो इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो भी देखेंगे, लेकिन इसका दूसरा पार्ट होता है वो पार्ट है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक मीन्स यहाँ पे एक वलय के लिए लिया गया है, एक प्रीफिक्स है, पूर्वलग्न है, और ये पूर्वलग्न यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसके लिए? जब एक वलय बनती है, और वो वलय असंतृप्त हो सकती है, संतृप्त हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस पर। लेकिन अगर अपन बात करते हैं रिंग के लिए, तो रिंग यहाँ पे अपन ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि जो साइक्लिक है, यहाँ हम साइक्लिक वलय के लिए पूर्वलग्न जिसको अपन कहते हैं प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स। तो यहां साइक्लिक वलय के लिए पूर्वलेखन होता है। तो ये ध्यान रखना, साइक्लिक क्या है, जो वलय होती है, रिंग होती है, उसके लिए अपन पूर्वलेखन यूज करेंगे साइक्लिक। और साइक्लिक एक्चुअल में साइक्लो से संदर्भ है, साइक्लो से रिलेटेड है, और साइक्लो का मतलब होता है रिंग। तो यहां से हम कह सकते हैं साइक्लिक इक्वल्स टू साइक्लो इक्वल्स टू रिंग। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साइक्लिक मींस क्या बन गया, साइक्लिक एक्चुअल में बना है साइक्लो से, जो प्रीफिक्स होता है और साइक्लो का मतलब रिंग होता है, एक वलय होती है। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो जनरली अपन मेंशन कर रहे हैं इसके लिए, देखो हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण की बात करें तो दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बात कर रहे हैं ओपन चेन के लिए, तो ओपन चेन आगे जाके दो भागों में विभाजित होती है। दो भाग कौन कौन से हैं बात करें तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात करें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के लिए तो इसको कहा जाता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो यहां से अपन ने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को कहेंगे अपन सैचुरेटेड, असंतृप्त होता है अनसैचुरेटेड। अब जैसा कि हमने इनिशियल स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट नंबर 3 है, जिसमें अपन बात करते हैं एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन, एल्काडाइन और एल्कीनाइंस, वो इसी का एक पार्ट है। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है वो आपकी यूनिट नंबर 1 को कवर कर रही है। कैसे चेक करते हैं, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखला की बात करते हैं, इस तरह के यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह के जो यौगिक बनते हैं वो कहलाते हैं एल्कीन। इस एल्कीन श्रेणी के नाम से अपन इसको परिभाषित करते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो एल्कीन श्रेणी में विभाजित होता है। और एल्कीन श्रेणी एक ऐसे एल्कीन यौगिकों की बात करते हैं, तो एल्कीन यौगिक क्या होते हैं, कोई बताएगा? नहीं, चलिए। तो एल्कीन्स की बात करते हैं तो एल्कीन्स का मतलब ये होता है कि ऐसे यौगिक जो या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यौगिक जिसमें कार्बन अपनी एकल बॉन्ड के द्वारा या एकल बंध द्वारा अपनी सभी संयुक्ताओं को संतुष्ट करता है, ऐसे यौगिक कहलाते हैं एल्कीन्स। मींस ये है कि इनका जो ऑक्टेट है, स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड की बात कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड या जो सहसंयोजक बॉन्ड होता है उसके द्वारा संतुष्ट होता है। चारों वैलेंसियों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई होते हैं, ऐसे यौगिक कहलाते हैं एल्कीन। एल्कीन और इसके बाद अगर हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली में अलग अलग कैटेगरियों में विभाजित होते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आप बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सीरीज या श्रेणी। कौन कौन सी श्रेणियां बनेगी हैं, वो श्रेणी पहली बनेगी यहाँ पे एल्कीन, दूसरी है एल्काइन, तीसरी है एल्का डाई और चौथी है एल्कीनाइन। चौथी कौन सी सीरीज बन रही है, एल्कीनाइन है, थर्ड है एल्काडाई, सेकंड है एल्काइन और फर्स्ट है एल्कीन। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं जो बेसिक चीज अपन जो यहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे फॉर्मूलाज की, तो फॉर्मूलाज क्या होंगे, इनके सूत्र क्या है। सूत्र देखो यहाँ से हम बात करते हैं, ये जो वर्ड है ANE, ये किसको परिभाषित करेगा, ये करता है हमेशा कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो कि एक अनुलग्न होता है। कार्बन कार्बन एकल बंध के लिए अनुलग्न कौन से यूज करते हैं अपन, ANE। ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन
अनसैचुरेशन की बात करें, अनसैचुरेशन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति है। अनसैचुरेशन मींस या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो यौगिक में या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के मध्य। तो यदि हम कहें कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित है तो ऐसे यौगिकों के लिए अपन यूज करेंगे एल्कीन और E यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला अनुलग्न होता है, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बंध के लिए, त्रियक बंध के लिए अपन यूज करते हैं अनुलग्न YNE एल्काइन, सॉरी आइन। तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एल्काइंस। बात करते हैं एल्का डाइईन। एल्का डाइईन क्या है और एल्कीन क्या है? अगर आप इस यौगिक का नाम पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में एल्का डाइईन क्या है। एल्का एक रूट नेम है जो अपन बात करते हैं मूल नाम की कि कार्बन उस यौगिक में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है उसके आधार पर अपन लिखते हैं उसका नाम एल्का। जबकि आगे वाला वर्ड अगर देखें अपन डाइईन मींस क्या होता है तो देखो इन का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले अपने एल्कीन्स की बात की थी। इन मींस डबल बॉन्ड, इन मींस क्या होता है डबल बॉन्ड। जबकि डाई अपन यूज करते हैं उसके रिपीटिशंस के लिए, उसकी पुनरावृत्ति के लिए कि यहाँ पे यदि अगर डबल बॉन्ड दो बार पुनरावृत्ति करता है यौगिक में, दो बार आता है तो उस रिपीटिशंस के लिए या ये कहें उस पुनरावृत्ति के लिए दो बार के लिए अपन कौन सा प्रीफिक्स मींस पूर्वलग्न, इसको बोलते हैं नंबरिंग प्रीफिक्स, संख्यात्मक पूर्वलग्न। तो यहाँ पे जो डाई है वो नंबरिंग प्रीफिक्स होगा, संख्यात्मक पूर्वलग्न होगा। जिस यौगिक का रिपीटिशन होता है उससे पहले अपन इसको यूज करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे रिपीटिशन किसका हो रहा है डबल बॉन्ड का, इससे अपन मेंशन करते हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें 2 डबल बॉन्ड आते हैं या 2 बार डबल बॉन्ड आता है ऐसे यौगिक कहलाते हैं एल्का डाइईन। बात करते हैं एल्कीन्स के, चाहो तो आप ये चीज अपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि डाइईन मींस क्या है डबल बॉन्ड है, 2 टाइम इनका रिपीटिशंस हुआ है यौगिक में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एल्कीन्स की। तो एल्कीन में जैसे यहाँ पे मैंने आइन कहा है, डाइईन कहा है, ऐसे यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करते हैं ENYNE इनाइन। अब ये जो इनाइन शब्द बना है, इनाइन सॉरी ENYNE इनाइन, यहाँ पे ये जो इनाइन शब्द बना है, इनाइन शब्द बना है 2 तत्वों से या ये कहें 2 अनसैचुरेशन बॉन्डों से। वो अनसैचुरेशन बॉन्ड क्या है तो यहाँ पे ये शब्द बना है 2 से E प्लस आइन। अब इन का मतलब थोड़ी देर पहले बताया है अपन, इन क्या होता है डबल बॉन्ड और आइन क्या था ये। तो यहाँ पे आइन को अपने यूज किया था कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रियक बंध होता है, इन एल्काइंस होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का रिपीटिशन हुआ है। तो एल्कीनाइंस में अपन कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो ऐसे यौगिक कहलाते हैं एल्कीनाइंस। क्लियर? तो इनकी जो हिंट है हम लिख लेते हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें। परिभाषा ना देते हुए हमें हिंट के रूप में इसको लिख रहे हैं। तो एल्केन्स क्या होते हैं कि ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध उपस्थित है एल्केन श्रेणी में होते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें एल्कीन्स के लिए तो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होते हैं जबकि एल्काइन्स में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काडाइन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया है कि डाइन मींस क्या था, इन मींस डबल बॉन्ड और डाई मींस 2 टाइम रिपीटिशंस। तो ऐसे होगी जिसमें 2 बार डबल बॉन्ड रिपीट होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम डबल बॉन्ड, 2 टाइम डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितनी बार आ रहा है 2 बार।
हाँ, इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो वो पोजीशन लिख के भी हो सकती है। अभी जैसे अपन इनके फॉर्मूलाज की बात करेंगे तो उस फॉर्मूलाज में बात करेंगे कि कहाँ, कैसे और कितने कार्बन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, मिनिमम कार्बन्स की बात करेंगे। बात करते हैं एल्कीनाइंस। एल्कीनाइंस अभी डिस्कस किया, इन प्लस आयन का एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो अपने ऐसे करेंगे, ऐसे होगी जो एक डबल बॉन्ड कंटेन करता हो और एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता हो, ऐसे होगी कहलाते हैं एल्कीनाइंस। एल्कीनाइंस क्या हो गए? ऐसे हो गए जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, एल्कीनाइन कहलाते हैं। बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की। तो फॉर्मूलाज में अपन ये मेंशन कर सकते हैं कि एल्केन फिक्स जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। रिपीट कर रहा हूं मैं, आप आराम से सुनिए तो लिखिए CnH2n+2। यहां पे n क्या होता है? n होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या, कि कितने कार्बन उसमें उपस्थित होते हैं। तो यहां पे अपन मेंशन कर सकते हैं कि n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। और बात करते हैं कि अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन में जो n है, मींस कार्बन परमाणुओं की संख्या, वो कहां से प्रारंभ होती है, कि ऐसा एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कितने कार्बन का होता है। तो उसके लिए अपन मेंशन करेंगे n की वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है 1 से। अगर 1 ही रखते हैं तो उसके लिए अपन जनरली यूज करते हैं एक जो रूट नेम होता है एल्केन्स में, फर्स्ट कार्बन के लिए एल्केन्स की बात कर रहा था तो होता है मैथ। जो कि अपन ने इसकी बात की थी, इसका ये जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, मैथ के आगे अगर अपन एन यूज करते हैं बनता है मेथेन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो एन की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 2 2 2। एल्केनों में एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? यस, एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 2 2 2 इनफाइनाइट तक अपन जा सकते हैं, क्योंकि इतने कंपोनेंट्स बनते नहीं हैं। जहां तक अपन मोस्ट फेवरेबल बनते हैं 10 कार्बन 11 12 तक अपन बना सकते हैं, आगे होते ही रूट नया लेते हैं। तो एन की वैल्यू स्टार्ट कहां से? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एल्केनों में जो एन की वैल्यू स्टार्ट होती है वो होती है 1 2 3 4 2 2 2 इनफाइनाइट 10 में। और साथ में जो फॉर्मूला बनाया हमने वो होता है CnH2n+2 वाला फॉर्मूला होता है। बात करते हैं एल्कीन्स के लिए, एल्कीन के लिए। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। सेम वही बात है कि n की वैल्यू n क्या है यहाँ पे, जैसे अपन ने एल्केन्स के लिए लिखा था कि n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो बिल्कुल यहाँ पे वही चीज अपन मेंशन करेंगे कि n क्या है? यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्कीनों में जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? क्या n की वैल्यू अपन 1 रख सकते हैं? चेक करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इस फॉर्मूले के आधार पर जो इनके सूत्र बनेंगे, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो चेक करते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। इफ n इक्वल्स टू 1 तो इसका फॉर्मूला बन रहा है C1H2। इसको अपन सिंपली लिख सकते हैं CH2। क्या वास्तव में CH2 यौगिक बन सकता है जिसको अपन मिथीन कहें? क्या वास्तव में मिथीन बनेगा? सोचिए, क्या मिथीन बनेगा? क्या ये पॉसिबल है? तो हम कहेंगे कि वास्तव में एल्कीन्स के लिए CH2 का फॉर्मेशन नहीं होता। कारण क्या है? कारण होता है इसका ऑक्टेट। जब CH2 का फॉर्मेशन होता है तो वास्तव में इसके महत्तम कोष में, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, ऑक्टेट में महत्तम कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे चेक करते हैं? कार्बन के अपन आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं
दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन के भाई कोष में होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अपन बात करते हैं इनको कनेक्ट करें कि कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, CH2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन किया। अब कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेक करते हैं, तो बाह्यतम कोष यही बनेगा इसका, ये बन रहा है, क्लियर है, ठीक। तो अब अपन इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। जबकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी यौगिक को स्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जबकि CH2 में कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है, 6। अपन कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बना है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बना है, इसलिए यह है अस्थायी हो जाता है और CH2 का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप हम कहेंगे कि यहाँ पे एल्केन्स में जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट ना होकर स्टार्ट होती है 2 से। तो n की वैल्यू एल्केनों में कहां से स्टार्ट होगी, तो यहाँ n बराबर 2 3 4 2 2 डॉट मेंशन कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ सबको, CH2 का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाया एल्केन्स में? रीजन क्या बताया हमने कि जब CH2 का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के आधार पर पूर्ण नहीं हो पाती, परिणाम स्वरूप बनने वाला यौगिक अस्थायी होता है, इसलिए इसका निर्माण नहीं हो पाता। जबकि अगर 2 कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन में आसानी से स्टेबलाइज्ड होता है, स्थायी होता है यौगिक, और पहला यौगिक बनता है 2 कार्बन युक्त इथीन। क्लियर है, सबने राइट कर लिया, लिख लिया सबने, लिख लीजिए। ओके ओके, बात करते हैं एल्काइंस के लिए। तो एल्काइंस में अपन कहेंगे कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर जब इसका फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। एल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, CnH2n -2। रिपीट कर रहा हूं मैं, एल्काइन के लिए फॉर्मूला बनेगा CnH2n -2। यहां पे भी सेम कंडीशन की n की वैल्यू 1 यहां पे भी नहीं रख सकते। बनने वाला यौगिक ऐसा ही होता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर पाता, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसलिए बनने वाला एक कार्बन युक्त एल्काइन भी ऐसा ही हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसा ही यौगिक स्टेबलाइज नहीं हो पाते, लंबे समय तक रख नहीं पाते इनको, परिणाम स्वरूप इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू स्टार्ट होती है 2 3 4 5 2 2 2। तो बात करें एल्कीन और एल्केन्स, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है दोनों के लिए, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 एल्कीन और एल्केन्स में 2 3 4 5 2 2 2 अपन लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं एल्काडाइन की। एल्काडाइन को अपन ने क्या मेंशन किया था, यहाँ पे अपन ने मेंशन किया था कि डाई इन है डबल बॉन्ड, डाई मींस 2 टाइम, मतलब 2 बार रिपीटेशन होता है डबल बॉन्ड का, और डबल बॉन्ड का 2 बार रिपीटेशन होने के कारण यहाँ पे जो एल्काडाइन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अपन मेंशन कर रहे हैं। फॉर्मूला बनता है इसका CnH2n -2। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, CnH2n -2। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है n, कि n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, कितने कार्बन होने चाहिए। हम 2 कार्बनों के लिए n की वैल्यू, हालांकि अपन 2 डबल बॉन्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में वो कार्बन एटम मॉलिक्यूल बनता है, C2 मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो यहां से स्टार्ट करते हैं n की वैल्यू 3
4 5 6 2 2 2। एल्काडाइन में जो एन की वैल्यू स्टार्ट होगी कहां से स्टार्ट करनी है अपन को? 3 4 5 6। बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेश्चन होता है कि सर एल्काडाइन में अपन 2 कार्बन क्यों नहीं ले सकते? मैं कहता हूं बिल्कुल लीजिए, चेक करिए क्या वो हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए अगर अपन 2 कार्बन लेते हैं, एक और एक, 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं, ठीक। 2 कार्बन में अपन को यूज क्या करना है? 2 टाइम्स डबल बॉन्ड, मतलब 2 डबल बॉन्ड रिपीटेशन करना है। तो अपन ने कहा कि सब पहला डबल बॉन्ड ले रहा है, लिख दिया डबल बॉन्ड पहला, ठीक है। दूसरा कहां लगाना है? भी कार्बन कार्बन के मध्य लगाना है। तो दूसरा डबल बॉन्ड लगाने के कार्बन कार्बन के मध्य आप कहोगे कि सर इसका तो कंप्लीट है, चेक कर लेते हैं। कार्बन के वाइटल कोर्स में 8 1 2 3 4, इसके वाइटल कोर्स में 1 2 3 और 4। अगर इसके ऑक्टेट की बात करें तो साहब ये स्टेबल है, भी कह रहे हैं भाई स्टेबल है। 4 कार्बन खुद के हैं, 4 दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसके वाइटल कोर्स में 8। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ऑक्टेट को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में हाइड्रोकार्बन्स है? अपने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया जाता है कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन के संयोग से बनते हैं। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन पैटर्न्स आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा? नहीं। तो हाइड्रोकार्बन्स यौगिकों के लिए जरूरी है, उस कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों इसमें इंक्लूड हो। परिणाम स्वरूप अपन क्या कहेंगे कि एल्काडाइन के लिए 2 कार्बन युक्त यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्लियर है? लेकिन अब बात करते हैं 3 कार्बन के लिए। 3 कार्बन में अगर बात करें डबल बॉन्ड, तो यहां से फॉर्मेशन करेंगे 1 2 3, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां। अगर आप इस बैलेंस को फुलफिल करोगे तो इस कार्बन की ये संयुक्ताएं हो रही है 4। कार्बन चतुर्थ संयोजी होता है, 4 संयुक्ताएं प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सेंटर वाले कार्बन की बात करें, सेंटर वाले कार्बन की 4 संयुक्ताएं फुलफिल हो रही है। 2 बैलेंस है यहाँ, 2 संयुक्ताएं पहले कार्बन से, 2 संयुक्ताएं तीसरे कार्बन से संतुष्ट हो रही है। परिणाम इसकी 4 संयुक्ताएं संतुष्ट है। जबकि पहले और तीसरे कार्बन की बात करें तो पहले कार्बन पर 2 वैलेंसियां फुलफिल हो रही है, दैट मींस अंडरस्टूड है CH, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या इधर से मेंशन करें CH2। तो यहाँ पे 4 वैलेंसियां इसकी फुलफिल हो रही है, यहाँ पे 2 वैलेंसियां इसकी बची हुई है। तो बस फॉर्मूला बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट करते हैं कि सर ये कैसे बना, फॉर्मूला में सेट होगा नहीं होगा। तो अपन इस एग्जांपल्स के आधार पर इस फॉर्मूले को एक बार बोलते हैं और इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला बन रहा है C3H4। फॉर्मूला क्या बन रहा है? C3H4। C3H4 को अगर अपन चेक करें इस फॉर्मूले पे तो n की वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। चलिए रख के देखते हैं। आप रखिए और चेक कीजिए एक बार। n की वैल्यू कितनी रखनी है एल्काडाइन के लिए? 3। फॉर्मूले में रखिए, चेक कीजिए क्या फॉर्मूला C3H4 के अकॉर्डिंग सही है। चलिए मैं रखता हूं, तो यहां से रखता हूं n की वैल्यू फॉर्मूले में C3H2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2, तो C3H6 माइनस 2 फॉर्मूला बनेगा C3H4। यही फॉर्मूला यहां आ रहा है, यही फॉर्मूला यहां है। तो अपन क्या कहेंगे, हमारे दोनों फॉर्मूले करेक्ट आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब जो एल्काडाइन के लिए बनाया गया फॉर्मूला था CnH2n-2, जो कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, उसके लिए फॉर्मूला सही आ रहा है। लिख लीजिए। चाहो तो ये एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो, कैसे अपन वेरीफाइड करते हैं, कैसे अपन प्रूफ करते हैं कि फॉर्मूला अपना सही है। लिखिए सबने। चलिए नेक्स्ट है अपना लास्ट जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का मॉडल है, वो है एल्कीनाइन। एल्कीनाइन से अगर अपन मेंशन करें इसको एल्कीनाइन को, तो एल्कीनाइन क्या होता है? अपनी क्या कर रहे हैं इसके लिए
एल्केनाइंस को क्या लिखा था अपन ने? ऐसे यौगिक जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कीनाइन कहलाते हैं। तो एल्कीनाइन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CnH2n-4। फॉर्मूला क्या बन रहा है? CnH2n-4 बन रहा है। अगर अपन इसको आगे चल के मेंशन करें और n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू जहां पे भी आप ध्यान रखनी है, n की वैल्यू कम से कम 4 से स्टार्ट होती है। 4, 5, 6, 2, 2, 2। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? एल्कीनाइन में 4 से प्रारंभ होती है, 3 से प्रारंभ नहीं होती है। ध्यान रखना है एल्कीनाइंस में, क्योंकि जब एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो 3 कार्बनों में जो सेंटर वाला कार्बन एटम होता है, देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी को आप चेक करोगे, इस कार्बन की वैलेंसी को चेक करोगे कितनी आ रही है? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप एग्जांपल्स देखिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कहीं पे भी आप मेंशन कर सकते हो, इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और आप इसको वेरीफाइड कर सकते हो कि क्या हमारा ये फॉर्मूला सही है। क्लियर? तो चाहो तो आप लिख लीजिए। क्लियर? लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल्स आप चेक करोगे, अगर कहीं डाउट्स होते हैं तो हम हमारे अगले वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स लेके इसको प्रूफ करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है एल्कीनाइंस की बात करें, एल्काडाइंस की बात करें, उसको अपन क्लियरफाइड करें, प्रूफ करें कि क्या हमारा जो फॉर्मूला बना है क्या इन एग्जाम्पल्स के थ्रू सेटिस्फाई हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास में जो पॉइंट है, टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, बताइए हमें कि क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा। हम अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके।